विद्यार्थियों, आप आज आपको जो ज्योग्राफी है यानी कि भूगोल है, भूगोल की जो पहली क्लास है उसके बारे में बताया जाएगा। जो उसमें जो पहला यूनिट दे रखी है वो दे रखी है भूगोल का विषय क्षेत्र, उस भूगोल की शाखाएं और भौतिक भूगोल का महत्व। जो आखिर भूगोल होता क्या है? भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ है, जिसको हम अंग्रेजी की भाषा में बोलते हैं जोग्राफिया, जो ज्योग्राफी बोलते हैं। अब ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी शब्द से जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। बो यानी पृथ्वी और गोल यानी चारों तरफ से गोल है। हम हिंदी भाषा में बोलते हैं कि पृथ्वी चारों तरफ से गोल है। अब बात होती है कि पृथ्वी आई कहाँ से? ये एक ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, क्योंकि हमारे जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में बहुत सारी जो आकाश गंगाएं हैं और बहुत सारे जो ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है और बहुत सारे जो देखने को मिलते हैं। अब इनमें है एक पृथ्वी है, जो पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। माना जाता है कि जो ब्रह्मांड है उसकी जो आयु है वो 14 अरब वर्ष मानी जाती है, जबकि जो पृथ्वी है उसकी आयु है 4.3 करोड़ वर्ष मानी गई है। इसी के साथ में जो भूगोल है उसके बारे में कहा जाता है कि जो पृथ्वी के ऊपर उपस्थित है, पृथ्वी के धरातल के ऊपर वो जो उपस्थित भौतिक संसाधन है, जैसे पर्वत पठार, मैदान है, नदियां हैं, खाइयां हैं और गहरी खाइयां हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, इन सब का एक सम्मिलित रूप ही भूगोल है। के बारे में बहुत सारे जो भूगोलीयता है उनके अलग अलग मत है। सबसे पहले जो ज्योग्राफी शब्द है यानी कि भूगोल शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो इरेस्टनीज ने किया था। उसको भूगोल का पितामह कहा जाता है, यानी कि भूगोल का जनक कहा जाता है। इसी के साथ में जो हम्बोल्ट था, उन्होंने भूगोल के विषय में कहा है कि भूगोल एक क्रमबद्ध अध्ययन है, यानी कि एक के बाद में नई चीजों एक सी विषय वस्तु के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली, उसके बाद में नई विषय वस्तु की हमारी को जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे वर्षा के बारे में जाना, तो वर्षा वर्षा के बारे में हम जानते हैं, तो वर्षा के अंदर जल आया कहाँ से? तो जल आया कहाँ से? वो संघनन के माध्यम से जल बना। वो संघनन किसके कारण हुआ? वो जलवाष्प के कारण हुआ। यह जलवाष्प आई कहाँ से? यह समुद्र से है। और समुद्र में पानी कहाँ से आया? यह नदियों के द्वारा है। अब नदियों में पानी कहाँ से आया? नदियों में पानी आया ग्लेशियर के माध्यम से, या जो पृथ्वी की जो आंतरिक भाग से है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, उनसे जो नदियां निकल के उनसे पानी समुद्र के अंदर आया। तो हम एक किसी विषय वस्तु के बारे में अगर जानने की कोशिश करते हैं, तो वो एक क्रम के बाद दूसरे क्रम के बाद में वो चलता रहता है। तो हम वर्ल्ड ने इसके बारे में बताया। अब आपको बताया जाता है कि जो ज्योग्राफी है या भूगोल है, उसका जो विषय क्षेत्र है वो एक बार देखो आप। भूगोल है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है मानव भूगोल, एक तो भौतिक भूगोल, और दूसरा है मानव भूगोल। अब इसमें क्या है, इसके अंतर्गत जो भौतिक भूगोल है, इसके अंतर्गत जो है, जो आने वाले हैं, जैसे है आने वाले भूगोल है, जैसे भूभौतिकी भूगोल, जलवायु भूगोल है, समुद्र भूगोल इसके बाद में है वायु भूगोल, समुद्र भूगोल। खगोलीय विज्ञान भी बोल सकते हैं हम। और वो खंडीय
भूगोल ये सारी भूगोल के जो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, जिसमें समुद्र, जिसमें भौतिक भूगोल है, जलवायु भूगोल है, समुद्र भूगोल है, और खगोलीय विज्ञान भी बोल सकते हैं, या खगोलीय भूगोल भी बोला जा सकता है। इनका अध्ययन किया जाता है। इस इसके साथ में जो मानव भूगोल है, उसकी जो अलग अलग शाखाएं वो इस प्रकार से है। मानव भूगोल में है जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, ग्रामीण क्षेत्रीय भूगोल। इनके अलावा कृषि भूगोल है, जिसको एग्रीकल्चर, कृषि भूगोल, अधिवास भूगोल, परिवहन भूगोल, और जनजाति, क्षेत्र भूगोल। तो जो मानव भूगोल के अंतर्गत है, इन इन सब का ये सभी के सभी सम्मिलित है। जैसे जनसंख्या भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है, नगरीय भूगोल है, ग्रामीण भूगोल है, कृषि भूगोल है, अधिवास भूगोल है, परिवहन भूगोल है, और जनजातीय क्षेत्रीय जो भूगोल है, इनके इनके बारे में बताया जाता है कि है ना, ये सभी आते हैं। अब बात होती है कि जो ये इसकी शाखाएं है, भूगोल की शाखाएं है। अब जो भौतिक भूगोल है, इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी विषय वस्तुओं को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है? भौतिक भूगोल के अंतर्गत है, एक तो है जल स्थल मंडल, स्थल मंडल है। दूसरा है स्थल मंडल है, जल मंडल है, और वायुमंडल है। यानी कि स्थल मंडल का के बारे में अध्ययन किया जाता है, जल मंडल है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, और वायुमंडल के बारे में अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत इन तीनों के बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन किया जाता है। स्थल मंडल में है जो स्थल पर उपस्थित सभी जो जो क्षेत्र विशेष है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, जैसे पर्वत है स्थल मंडल पर, हिमानी हिमानी क्षेत्र है, नदियां हैं, पर्वत है,
पठार, मैदान, मरुस्थल। इसके अलावा दो द्वीप है और जिले, इनका अध्ययन किया जाता है स्थल मंडल के अंतर्गत। इसी प्रकार है जो जलमंडल है, इसके अंतर्गत किया जाता है महासागरीय धाराएं, महासागरों का क्या वर्णन, महासागरों का वर्णन, जलधारा, जलधाराओं का इसी और महासागरीय कटक, परवाल विथिया, परवाल को परवाल विथिया, इसके इसके जो जलीय जीव है या समुद्री जीव बोल सकते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर है भूखम है, एक भूखम, भूकंप, ज्वालामुखी, इसके बाद में है, इसके अंदर है वायुमंडल। वायुमंडल के अंदर है वायुमंडल के जो परतें हैं, वायुमंडल की परतें, जिसमें है वायुमंडल की परतें, उनके बाद उनका वायुमंडल के अंदर वायुमंडल की परतें हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ में है गैसें है, बादल है, धूल के कण, इनके अलावा जो वायुमंडल में होने वाली जो घटनाएं हैं, जैसे वर्षा है, बादल है, वर्षा है और चक्रवात है, तापमान, आर्द्रता, ऊष्मा, इन सब का वायुमंडल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो हमारे लिए ये जो भौतिक भूगोल के अंदर है, भौतिक भूगोल का जो महत्व है वो इस प्रकार से कि जो हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो फैले हुए हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र है, नदियां हैं, पर्वत है, पठार है, मैदानी भाग है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, द्वीप है, झीलें हैं, इनके बारे में हमारे को पढ़ने को जो जानकारी मिलेगी तो वो किसके अंदर वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत मिलेगी, जो भी केवल स्थल मंडल के अंदर, जिसमें भूकंप है, ज्वालामुखी है और भी वो जो पर्वतीय घटनाएं हैं, उन सब के बारे में जानकारी जो मिलेगी वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत मिलेगी। इसलिए हमारे लिए यह भौतिक भूगोल महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में जो जलमंडल है, वो जलमंडल भी भौतिक भूगोल के अंतर्गत है, क्योंकि भौतिक भूगोल के अंदर इन तीनों को भी का अध्ययन किया जाता है, जैसे स्थल मंडल है, जलमंडल है और वायुमंडल है, इन तीनों को के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे महासागरों का वर्णन है, जैसे हमारी जो पूरी पृथ्वी पर 5 महासागर है और इसके इसके बाद में छोटे बड़े जैसे भूमध्य सागर है, अरल सागर है, कैस्पियन सागर है,
लाल सागर है और भी बहुत सारे सागर है। तो उन सब के बारे में हमारे को अध्ययन करने के लिए मिलता है, तो केवल वो जल मंडल के तहत मिलता है। इसके बाद में जो जल धाराएं हैं वो किसी न किसी प्रकार को जो भौतिक रूप से हमारे जो मानव जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की धाराएं या अलग अलग नाम से जो जानी जाने वाली जो ठंडी धाराएं हैं, गर्म धाराएं, वो देखने को मिलती है। तो वो सारी जो धाराएं हैं वो जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ महासागरीय कटक है, जो महासागर का जो महासागरीय क्षेत्र है उनके उसके अंदर जो कटक पाए जाते हैं उनके बारे में भी अध्ययन करने को मिलता है, तो केवल वो जलमंडल के तहत आता है। इसके बाद है परवाल वितिया, जो महासागरीय क्षेत्र में जो परवाल वितिया पाई होती है, जो चूना जो परवाल है और परवाल वितिया है। जो परवाल वितिया है ना, वो उस परवाल वितिया जिसके अंदर बहुत सारे छोटे मोटे जीव होते हैं, हजारों प्रकार के जीव होते हैं और हजारों प्रकार की देखने को मिलती है। वो एक हमारे जो जैव मंडल है या हमारे जो वातावरण है उसको ना स्वच्छ बनाने का कार्य करती है। तो वो जल मंडल में देखने को मिलते हैं। इसी के प्रकार हाँ, जो जलीय जीव है, जैसे मछली है, जैसी मछली है, समुद्री घोड़ा है, या मगरमच्छ जिसको हम क्रोकोडाइल बोलते हैं। 4 या 5 हजार के लगभग तो मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। जैसे वेल मछली है, वो वेल मछली 30 हाथियों के वजन के बराबर के अकेले मछली होती है। तो वो भी हमारे को यह जलीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसी प्रकार के से है जो वायुमंडल है। वायुमंडल में कितनी परतें होती है, जैसे सौमंडल है। वायुमंडल की जो परतें हैं उसमें है सौमंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, और आयन मंडल में भी है ना 3 डी, ई, एफ और जी। इस प्रकार से परतें है ना अलग अलग पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, सूर्य की प्रकाश को भी रोक पाती है, और वायुमंडल और जो वातावरण है उसको सही करने का कार्य करती है। इसी के प्रकार जो गैसें हैं वायुमंडल में, बहुत सारी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नियोन है, हाइड्रोजन है, लिथियम है। ये हाइड्रोजन है, ये इनका सबका अलग अलग परसेंटेज है और वो अपने अपने हिसाब से रहते हैं। जैसे नाइट्रोजन के अनुपस्थिति में वस्तुएं जलती रहती है, और ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगी तो न तो पेड़ पौधे रहेंगे, न कोई प्राणी या मनुष्य नहीं रह पाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो मनुष्य ऑक्सीजन लेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। इसी के साथ में है बादल। जैसे बादलों का बनना है तो छोटे बड़े तस्तरी बादल है, कपासी बादल है, या वर्षा वाले बादल, जैसे हम काले बादल देखते हैं और तस्तरी नुमा बादल देखते हैं, ये सारे बादल हमारे को देखने को मिलते हैं। तो वो सब चीजें कहाँ पर मिलती है, वो वायुमंडल में ही देखने को मिलती है। इसी के पास प्रकार से है धूल के कण। धूल के कण की एक विशेषता होती है कि कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम सो रहे हो या हम सुबह सुबह उठते हैं, तो एक अगर हम हमारा एक रोशनदान है उसके अंदर से कभी आपने देखा हो कि रोशनदान के अंदर से थोड़ा सा भी प्रकाश अगर हमारे पास पहुंचता है, तो हमारे को एक सीधे प्रकाश की एक नली सी दिखाई देगी, और उसके अंदर हजारों धूल के कण है। धूल के कण ही नहीं, कपड़े के छोटे कण है, बारीक कण है, जो बिल्कुल हवा में उड़ सकते हैं, जैसे कपड़ों के कण है, वनस्पतियों के छोटे छोटे कण है, या बहुत सारे जो बैक्टीरिया जो है वो भी है ना उड़ते रहते हैं। तो वो धूल के कण क्या होते हैं कि धूल के कणों के बहुत जीवन काल में इतना महत्व है कि धूल के कण है ना एक प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं। जैसे धूल के कणों के ऊपर प्रकाश गिरा, वो परिकिरण का काम करता है। ये इसके ऊपर गिरा, जैसे यहाँ पर धूल का कण है और इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश जैसे गिरा, और ये अपने फैला देगा प्रकाश को, और फैलाएगा तो 5 में जितने भी धूल के कण है वो सब है ना, वो सब प्रकाश को कैच करेंगे और फिर वापस वो फैला देंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि धूल के कणों की वजह से हमारे को जो कुछ भी वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है, कि एक धूल का कण के ऊपर प्रकाश गिरा और चारों तरफ है ना प्रकाश हो गया, ये सब धूल के कणों के वजह से है, क्योंकि धूल के कण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इन धूल के कणों के कण ही जो वर्षा होती है, धूल के कण है ना, वो वर्षा है, वो वर्षा की जो जलवाष्प की जो बूंदें होती है उनको वो इकट्ठा करेंगे। वो यानी कि वो धूल के कण के पास है जो जलवाष्प इकट्ठी होगी, और धीरे धीरे धूल के कण इकट्ठे होंगे, वो जिनमें
कुछ तो ऋण आयनों के और कुछ धन आयनों के। तभी तो आप लोगों ने देखा हो कि जो आसमान में बादल होते हैं और काले बादल होते हैं और अचानक तेज प्रहार के साथ में बिजली कड़कती है, क्योंकि वो ऋण आयन और धन आयन जब एक साथ इकट्ठे होते हैं, ऋण आयन कण और धन आयन कण, क्योंकि धूल के कणों के अंदर कुछ तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुछ जो ऋण आयन और धन आयन होते हैं, तो उनके अंदर जो भिड़ंत होती है या संघनन की जो बारिश के अंदर संघनन की क्रिया होती है, तो भिड़ते हैं और भिड़ते हैं ना, उनमें एक आग से उत्पन्न होती है जिसको हम बिजली गिरना बोलते हैं। इसका दूसरा उदाहरण है कि वर्षा के साथ में ना, कभी आप लोगों ने एक देखा होगा कि बारिश हो रही है और बारिश हो रही है तो आप लोगों ने एक पात्र लिया और बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए उसको रख दिया। तो जब बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए आपने रखा है, तो उस पात्र में देखना कि उसमें कुछ एक मिट्टी के कण अपने आप आ जाएंगे। वो मिट्टी के कण अपने आप कहाँ से है, क्योंकि वो बिल्कुल बारीक बारीक धूल के कण थे और वो जलवाष्प उसके साथ में जलवाष्प की जो बारीक बूंदे थी वो धीरे धीरे इकट्ठी हो गई, फिर वो वापस आए तो धरती पर आएगी। जब आएगी तो क्या होगा कि वो सारी की सारी है ना उस पात्र में हो इकट्ठी हो जाएगी। तो ये देखने को मिलता है कि धूल के कण होते। इसके अलावा आप लोग खुद घर पर जब बारिश के दिन हो तो आप लोग प्रयोग करके देखना, जैसे ही बारिश होगी तो सारा मौसम अचानक साफ हो जाएगा। ऐसे क्यों? क्योंकि जो जितने भी धूल के कण उड़ रहे होते हैं वो सारे के सारे है ना बारिश के पानी के साथ में नीचे आ जाएंगे, तो आसमान अपने आप साफ दिखाई देगा। इसी के साथ में है चक्रवात। चक्रवात किसके कारण होता है? ये वायुमंडल का ही के कारण ही चक्रवात है, जहाँ पर उच्च दाब होगा, उच्च दाब निम्न वायु उच्च वायु दाब निम्न वायु दाब की वजह से ही चक्रवातों का बनना है, आंधियों का चलना है, और बहुत सारी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो सब इनकी वजह से होती है। अगला है तापमान। तापमान जहां पर सूर्य की किरणें ज्यादा गिरेगी तो वो माध्यम क्या रहेगा? वायुमंडल रहेगा। वायुमंडल तापमान गिरेगा तो जो सूर्य की किरणें गिरे तो वायुमंडल ज्यादा गर्म होगा, और तो तभी तो हमारे को पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर ज्यादा गर्मी है, क्योंकि वो जितनी वायु गर्म होगी तो हमारे को, और जितना तापमान होगा उसी के अकॉर्डिंग गर्म लुए या गर्म जो धारा प्रवाह से ना बहुत जैसे राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है या पूरे राजस्थान में कई बार तो ऐसा लगता है कि जो गर्मियों के मौसम होता है उसमें ना लू चलती है और यह उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाती है। तो ये देखने को मिलता है कि ये तापमान की वजह से है ना, ये एक ही स्थान से दूसरे और तेज हवाएं चलना, ये सब आर्द्रता, ये सब वायुमंडल के अंतर्गत आती है। एक आर्द्रता, आर्द्रता मतलब होता है कि नमी, जिसको हम अपनी भाषा में ले सकते हैं कि नमी किस किस तरीके से या किस लेवल की है। यानी कि कई बार देखा होगा जो वर्षा वाले क्षेत्रों में है वहां पर सबसे ज्यादा आर्द्रता देखने को मिलती है, या जो जहाँ पर बहुत ज्यादा तापमान होता है वहां पर आर्द्रता देखने को मिलती है। गर्मी सर्दियों के दिनों में आर्द्रता कम देखने को मिलती है, यानी कि हवाएं शुष्क रहती है और हवाएं ठंडी रहती है। जो हवाएं शुष्क रहेगी उनमें आर्द्रता की मात्रा बहुत कम होती है, और जो हवाएं गर्म होगी उनमें आर्द्रता की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कई बार देखा होगा कि सर्दियों के समय में आप लोगों के पसीने नहीं आते, क्यों? क्योंकि आप लोगों की बॉडी गर्म होगी नहीं, तो जब बॉडी गर्म ही नहीं होगी तो पसीने कहाँ से आएंगे, और जब पसीने नहीं आएंगे तो हमारे अंदर से जो या हम पानी रखते हैं धूप के अंदर वो भी बहुत धीरे धीरे मात्रा में गर्म होता है। लेकिन अगर वो सीन अगर गर्मियों के दिनों में करते हैं तो क्या होगा? पानी गर्म हो जाएगा और वो वाष्प के रूप में बनकर उड़ जाएगा। तो क्या हुआ? जहां पर सबसे ज्यादा तापमान होगा वहां पर आर्द्रता भी ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि जो वाष्प की मात्रा है वो तापमान के ऊपर डिपेंड करती है, और जितना ज्यादा तापमान होगा उस क्षेत्र में जो आर्द्रता है वो भी ज्यादा देखने को मिलती है। इसी के साथ में है ऊष्मा, यानी कि जो आर्द्रता है उस जहां पर यह ऊष्मा है वो ये वायुमंडल ऊष्मा में वायुमंडल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो पृथ्वी से आने वाली जो जितने भी सूर्य की किरणें हैं कि 100% अगर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही है तो उसमें से कुछ है कि किरणें ही, कुछ है कि तापमान या कुछ है कि ऊष्मा है पृथ्वी के ऊपर रुक पाती है और सारी की सारी वापस लौट जाती है। वो इसलिए कि कुछ किरणें बादलों के द्वारा वापस लौट जाती है, कुछ किरणें जो जो पर्वतीय क्षेत्र है उनके द्वारा उनसे टकराकर वापस लौट जाती है। कुछ किरणें ऐसी होती है जो पराबैंगनी किरणें हैं वो वायुमंडल से टकराकर वापस लौट जाती है। तो उसके बाद में थोड़ी बहुत किरणें बचती है जिसको हमारी वनस्पति है, मनुष्य है और हमारा जो धरातल है वो रोक लेता है।
कुछ वजह ऐसी होती है जिसके कारण अगर हम हमारा जो क्लाइमेट है वो दूषित हो जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति ज्यादा हो या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की ज्यादा उपस्थिति हो, तो वायुमंडल का गर्म हो जाएगा, और तो वो गर्म हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा, जो सबसे ज्यादा जो गर्म होगा तो वहां पर सबसे ज्यादा तापमान देखने को मिलता है। इस प्रकार से भौतिक भूगोल का हमारा जो जीवन है उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि स्थल मंडल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जलमंडल है, और जितना जलमंडल महत्वपूर्ण है उतना ही वायुमंडल भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हमारे जो जीवन काल में है वो भौतिक भूगोल का इतना महत्व है कि आप लोग इसे इसे जो पूरी पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे मनुष्य है जीव जंतु वो सब दिख रहे हैं, वो सब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। जैसे भौतिक भूगोल में यानी कि जो चीजें वास्तव में दिख हमारे को जो प्रत्यक्ष आंखों से दिख रही है, जो भी विषय वस्तु, जैसे पेड़ किसके ऊपर उग रहे हैं, वो पृथ्वी के ऊपर उग रहे हैं। हम मकान बना के रह रहे हैं, वो मकान किसके ऊपर बने हुए हैं, वो मिट्टी से बने हुए हैं या पत्थरों से बने हुए हैं या ईंटों से बने हुए हैं, तो बने हुए हैं किसे भौतिक जो पृथ्वी का जो भौतिक स्ट्रक्चर है उसी के माध्यम से बने हुए। इसी के साथ में हम खाने पीने की जो वस्तुएं बोते हैं, जैसे कृषि कार्य किया जाता है, वो भी किसके ऊपर किया जाता है, वो भी खेती, जो कृषि क्षेत्र है वो कहाँ पर है, वो भी धरातल पर है। अब उसको उसको पनपाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें तो शुद्ध वायु भी चाहिए और शुद्ध जल भी चाहिए। अगर वो दोनों मिलेंगे तो पेड़ पौधे भी अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे और वनस्पति है अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। अगर आप लोगों के माइंड में ऐसा है कि है ना भौतिक भूगोल हमारे दैनिक जीवन में किसी भी काम के नहीं है, तो मैं ऐसे नहीं मान सकता कि अगर आप लोग इसी विषय वस्तु को अच्छे से नहीं मान सकते तो आप लोग भौतिक चीजों को से अलग हो जाओ। अगर भौतिक चीजों से अलग हो जाओ तो आपके जीवन काल में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि जितनी भी चीजें बनी हुई है, जितनी भी विषय वस्तु बनी हुई है, जितने भी खाने पीने की वस्तुएं बनती है, जैसे लोहा है, लोहा किससे निकाला गया, खानों से निकाला गया है। जैसे आपके पास में मोबाइल है, और मोबाइल किससे बना है, वो एक मोबाइल के जिसमें लोहे है, एल्यूमिनियम है या इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान किससे बना, वो पृथ्वी से तो है। ऐसा तो है नहीं कि हमने खुद ने बनाया था, हमने नया डेवलपमेंट, हमने पृथ्वी से वही चीजें, वो जितनी सारी खनन क्षेत्र है, खनन पृथ्वी से खाने को पृथ्वी के अंदर खनन किया, खनन के बाद में हमने जो कुछ भी प्राप्त किया और उनसे हमने मोबाइल बना लिया और आज हम यूज करें। तो ये चीजें किससे जुड़ी है, ये भौतिक विषय से जुड़ी हुई है। अगर आप हमारे जीवन काल में भौतिक भूगोल का महत्व नहीं होता तो न तो हमारे को खनन क्षेत्रों के बारे में पता चलता, न हमारा जीवन चलता। जब हमारा जीवन ही नहीं होता तो हम पढ़ते किस विषय को। और इस चैनल को जो देखने वाले हैं वो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और लास्ट में जय हिंद।